नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमी की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट बिल्स हुए हैं, जो प्रोसेसेस हुए हैं, खास तौर पे फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर के हम इस पे बात करने वाले हैं। इसके एक्सपेक्ट्स देखेंगे, जो ये जीएस मीन के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें बुलेटिन के जो जिस तरीके से स्पीकर ने इसको यूज़ किया है, वो क्या है, कब यूज़ किया जाता है, इसके हम थोड़े से डिटेल्स देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड के ऊपर जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात की है, उसका एक हल्का सा देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा, हम हेल्थ केयर वर्कर्स में डोसेज के हिसाब से फ्रंट लाइन वर्कर में, तो ये एग्जाम्स में कई बार डेटा के साथ पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे आरबीआई का लेकर के जो एक लिस्ट आई है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जिसको कहा जाता है DSIB। इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली। और ये इंपॉर्टेंट बैंक्स की जो ये लिस्ट है, एक तरीके से इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसमें हम आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे। हम ये देखेंगे 2000 फाइनेंशियल ईयर 19 की फिगर्स देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 20 की फिगर्स देखेंगे, इनका टोटल बिजनेस देखेंगे, किस तरीके से ये किया जाता है, ये तमाम बातें हम इसमें करेंगे। तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो मॉपअप हुआ है, इसका हम डेटा एनालिसिस देखेंगे, किस तरीके का और ऐसा क्या हुआ है 4 सालों के अंदर जो इसको और महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये तमाम बातें हम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स पर बात हुई है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, और उसके बाद IT रिफंड्स, हम इसका डेटा एनालिसिस देखेंगे और इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। इसके साथ साथ हम PNB और PNB कार्ड्स एंड डेटा सर्विसेज के जो इसने एक्वायर किया है, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे कि जो कोविड की जो वैक्स है, जो वैक्सीनेशन है, इसका जो वेस्टेज है, ये 6.5% निकल करके आ रहा है। तो इसका हम डायनामिक्स देखेंगे स्टेट्स के साथ, इसको डेटा के साथ करेंगे, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेब्ट ट्रैप को लेके जो बातें हो रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरीके से सरकार कर्जा उठा रही, सरकार का खजाना बिल्कुल खाली है, ये सभी को पता है। और जो डेब्ट ट्रैप, इसमें पहले भी बातें करते आए हैं। डेब्ट पर भी मैंने प्रॉपर फीचर भी बनाई थी, कितना है, किस पे किस तरीके से बढ़ा है, आंकड़ों के साथ ईयर बाय ईयर का हमने एनालिसिस किया था, आपको प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम अप्रोप्रिएशन बिल पे बात करेंगे। उसके साथ हम बुलेटिन जो स्पीकर ने यूज़ किया है, उसको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कब यूज़ किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बारीक फ़र्क है अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल का, जो डिफरेंस होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। और इनके साथ हम IDBI के जो लोन कंसर्न्स हैं, उनके CEO क्या कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात हुई है, जिस तरीके से NSE में जो ये भी फेल हुआ था सर्वर, जो उस पर हमने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया था। इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी कुछ महीनों पहले, NSE का जो कोलो केस था, COLO, ये केस के इनसाइड्स देखेंगे। ED की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये अप्रैल तक पूरी करने की बात कही जा रही है। इसमें दरअसल हुआ ये था कि इसमें सर्वर्स लगा दिए गए थे, प्राइवेट सर्वर्स को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, उसके बाद वो एक्सचेंज पे जाती थी। तो ये बहुत एक तरीके का डेंजरस था, और ये एक तरीके का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसमें जो NSE का कोलो केस था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे CAIT, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसके जो है, इनके साथ जो मीट चल रही है। उसके बाद जो FDI के जो रूल्स हैं, जिस तरीके से टेबल जो वित्त मंत्री ने उसको राज्यसभा के पटल पर रखा, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT जो है, इस पर इनका क्या रुख है, FDI को इनको क्या, इन्होंने जैसे इसमें टफ पेनल्टीज की बात की है, वायलेशंस को लेकर के, E-कॉमर्स को लेकर के, तो ये हम तमाम बातें करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो एशियन इकोनॉमीज पे कहा है, खासकर इंडिया पे क्या कहा है, हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे जो बैंक्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जो बैंक्स जो हैं, जिन्होंने, इनकी जो एक नई पहल है कि इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है डॉलर को रुपीज़ के लिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो इसलिए ये सारी तमाम बातें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सक्रिय हैं, जिनके साथ उन्होंने स्टेट्स के साथ जो मीट की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जल्दी से कुछ स्टेप्स लिए जाएं, डिसाइसिव स्टेप्स लिए जाएं, ताकि जो चेक किया जा सके और स्प्रेड जो है वायरस का, इसको रोका जा सके। और इसके साथ जो है, इन्होंने अर्जेंटली जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीट हुई थी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, इन्होंने कहा है कि आप अडॉप्ट करें, टेस्ट करें, ट्रैक करें, ट्रीट करें। ये स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, यानी कि ये 3 T's की इन्होंने बात की है। मैं फिर से कहता हूँ, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, इसको लेकर के इन्होंने बात की है। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये नेसेसरी कदम जरूर लिए जाने चाहिए, ताकि हम आने वाली जो ट्रबल आने वाली है, उससे हम बच सकें, अपना बचाव कर सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको आप कह सकते हैं। तो इसको ऐसा भी कहा गया है कि इसमें जो
जो सीरियसनेस है वैकेंट शील्ड की लेकर के, तो जो टोटल डोज एडमिनिस्टर्ड है यहाँ पर हम डेटा की बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंट शील्ड है इसका जो टोटल डोजेस एडमिनिस्टर्ड है ये 30.51 mn है, यानी कि जो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है हमारे जिनकी एज 60 है या 60 के ऊपर है, और जो लोग जो हैं जो 45 से लेके 59 तक हैं ये को मॉर्बिडिटीज के साथ, तो इनको जो मिलेगा वो 13.8, यानी कि ये सब जो होंगे ये पहली डोज के अंदर कवर हो जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को जो फर्स्ट डोज दी जाएगी वो 7.5 mn, और जो सेकंड डोज दी जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं वो 4.55 mn, और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं इनको 7.6 की पहली डोज दी जाएगी और दूसरी डोज जो है इनको 1.65 mn की दी जाएगी। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं DSIBs की, जो हम कह रहे थे कि जो RBI की तरफ से कुछ और बैंक इसमें जुड़ने की संभावना है। जो RBI की सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट लिस्ट कही जाती है ये RBI की तरफ से, और DSIBs का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इसको कहा जाता है। तो RBI की तरफ से एक लिस्ट है, हमेशा ही बहुत प्रेस्टिजियस लिस्ट है, सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इसको वाइड किया जा सकता है, और इसमें चांसेस दिया जा सकता है कि जो इनका ऑर्डर है और जो मर्जर हो रहा है स्टेट रन प्लेयर्स का उसके बाद जो नई इक्वेशन निकल करके आएगी, तो आज की डेट में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें ICICI बैंक है और SDFC बैंक है। ये सेंट्रल बैंक्स की यानी कि रिजर्व बैंक की RBI की क्लासिफिकेशन फॉर DSIBs यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के अंदर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से बैंक हैं, तो आपको कई सारे बैंक दिया जाएगा, इसमें पूछा जा सकता है SBI है आज की डेट में, ICICI है, ICICI बैंक, SDFC बैंक, तो इसमें से लेकिन वाइडन करके और बैंक्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो जो इनका पैकिंग ऑर्डर है ये एसेट साइज के हिसाब से होता है, हम आंकड़ों पे भी जा रहे हैं, तो इसके साथ जो होगा ये चेंज किया जाता है, जैसे सेंटर ने जिस तरीके से मर्जर किया है 4 सेट ऑफ बैंक्स जो हमने कल ही बात की थी, ग्रुप ए, ग्रुप टी, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 करके, कल का लेक्चर में था ये। इसके साथ जो हमने डी लिस्ट की DSIBs की जो बात की है इस पर रिवर्क की बात कही जा रही है RBI की तरफ से। तो अब ये जो है कि चेंजिंग पैकिंग ऑर्डर आप इसे कह सकते हैं। तो इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर जो इनका रुपीस ट्रिलियन में और जिनका जो टोटल बिजनेस था ये ट्रिलियन ऑफ रुपीस में है, तो SBI का जो था फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 50.97 ट्रिलियन यानी 50,97,000 करोड़ का बिजनेस था फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर। SDFC बैंक का जो था 17.42 यानी कि 17,42,000 करोड़ का जो ये लाख करोड़ का, इसमें 50,57,000 लाख करोड़ में फिगर्स हैं, ये ट्रिलियंस में, यानी 1 ट्रिलियन आपका 1 लाख करोड़ होता है, तो 50.97 ट्रिलियन है। और SDFC जो है आपका 17.42 यानी कि 17,42,000 करोड़, SBI आपका 50,97,000 इसमें लाख करोड़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि PNB का जो है इसमें 11.34, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका 11.07 और एक्सिस बैंक जो है आपका ये 10.3, ये आपके आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये फाइनेंशियल ईयर 19 की फिगर्स हैं। अब हम दिसंबर के तक फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 में जो फिगर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये अगेन रुपीस ट्रिलियन में होंगी। SBI जो है ये 59.92 यानी कि 50.97 जो फाइनेंशियल ईयर 19 में था, और दिसंबर 20 तक जो है 2020 तक ये 59.92। SDFC जो है 17.42 से 23.53 ट्रिलियन हुआ है, लाख करोड़। और इसके बाद 18.09 आपका PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपका 16.99, और कैनरा बैंक जो है आपका 16.4 ट्रिलियन, और ICICI बैंक जो है आपका 16 यानी 16 लाख करोड़ है। तो इससे क्या पता चलता है कि तो साइजेस बढ़ रहे हैं और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा जा रहा है। तो SBI और SDFC जो है ये दो इंपॉर्टेंट टॉप स्लॉट्स ही लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जब मर्जर हो जाएगा तो उसके बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, इन्होंने क्या किया है कि ICICI बैंक को 6th पोजीशन पे डाल दिया है। तो अभी जो बैंक्स हैं हमारे पास उसमें SBI सबसे ऊपर, SDFC उसके बाद, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सीक्वेंसिंग आपसे पूछी जा सकती है, इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो SBI बिल्कुल साफ है, SDFC है, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, और इसमें आप इसको इस तरीके से देखें कि ICICI को जो है वो 6th पोजीशन पे है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। और इसके बाद जो ये, अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि इसमें जो इंडिकेटर वेट है जो DSIBs का है, यानी कि आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का,
इसका जो साइज है इंडिकेटर वेट इज 40%। तो ये जो मूव है इसमें नए बैंक्स इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसके बाद उनको जो होगा उनको अपने सेट असाइड करना पड़ेगा एक हायर सीईटी 1 कैपिटल को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीईटी 1 कैपिटल को लेकर इनको अब एक अलग से इसके लिए असाइड करना पड़ेगा इसको। अब जो अगली खबर है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये एस्टिमेट से बेहतर पाए गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 4 सालों के अंदर कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो मॉप है, कलेक्शन होने की जो उम्मीद है, ये एस्टिमेट से ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो 4 सालों में ये पहली बार हुआ है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, फाइन लाइन है। इसके बाद जो सेंटर के जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है इसने एक्सीड किया है रिवाइज बजट टारगेट को, यानी कि आरईस को इसने एक्सीड किया है पहली मर्तबा 4 सालों के अंदर। तो अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है कि एक तो रोबस्ट एडवांस टैक्स इसका कलेक्शन हुआ है, मॉपअप हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। उसने क्या किया, एक तरीके का बफर प्रेजेंट किया जो अदरवाइज जो था इसमें एक तरीके का जो सरकार को हमेशा इससे एक स्ट्रेस में रहना पड़ता था, यानी कि मॉपअप। तो ये 4 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कि जो पेमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो ये 15 तारीख को खत्म हुई है, उस पर भी मैंने बात की है पिछले लेक्चर्स में। एडवांस टैक्स के ऊपर तो मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, प्लीज देखिएगा कि किस तरीके से इसकी मोडालिटीज क्या होती हैं। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन जो फाइनेंशियल ईयर 21 है इसमें अराउंड जो है आपका 7% हायर है पिछले साल से। तो ये इसकी फाइनल है कि पूछा जा सकता है कितना परसेंट हायर है, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन 7% हायर है। तो ये एक फाइंडिंग है। इसके बाद जो नेट डायरेक्ट कलेक्शन है ये आपका कितना है, आपका 9,18,000 करोड़ के ऊपर ये आपका इसमें 9.18 ट्रिलियन आप इसको कह सकते हैं। 9,18,000 करोड़ की जो इसमें बात की जा रही है, 9,09.18 ट्रिलियन जो है ये भी नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। ये कब की फिगर आपको बता रहा हूँ मैं, 16 मार्च की बता रहा हूँ, आफ्टर जब एडवांस टैक्स की ड्यूटी है। उसमें 31 तक भी वो मैंने मोडालिटीज, आप वो लेक्चर देखिएगा, आपको काफी कुछ इसमें पता लगेगा इस बारे में। तो इसके बाद जो एक्सीड किया गया है, ये अगर ये देखा जाए तो 7% की जो हम बात करें तो 9.05 ट्रिलियन था जो रिवाइज बजट, ये पिछले 7% जो पिछले साल से मॉपअप हुआ है। और जो आरई का जो टारगेट था, रिवाइज एस्टिमेट्स जो थे वो 9.05 ट्रिलियन थे, इसलिए ये 4 साल में पहली मर्तबा हुआ है। तो ये जो 9.18 हुआ है, यानी कि इसने काफी सब्सटेंशियल, इसने तकरीबन 17,500 करोड़ का इजाफा किया है, साफ दिख रहा है। तो 9.18 ट्रिलियन आपका 16 मार्च तक है। और ये जो रिवाइज एस्टिमेट्स में जो डेटा दिया जा रहा था वो 9.05 ट्रिलियन था, और जो ये 7% जो है पिछले साल के कलेक्शन से ज्यादा है। तो इतने से आपका एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आंकड़ों में हम इसको ले लें तो डायरेक्ट टैक्स का जो मॉपअप है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर और 21 के अंदर, इसमें परसेंटेज चीज को हम देखेंगे। तो जो ग्रॉस कलेक्शन है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो था वो आपका 11.35 था, और इसके बाद ये आपका फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, ट्रिलियंस में हम बात कर रहे हैं इसमें, और उसमें क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 11.21 था, और इसके बाद जो परसेंटेज चेंज था ये -1% था। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर इसमें कहते हैं कि 20 में थोड़ा सा ज्यादा था, 11.35 था, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये 11.21 था, तो एक -1 इसका चेंज हो गया था। इसके बाद इसमें जो रिफंड दिया गया वापस, तो वो 1.79 फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर दिया गया। और इसमें एक खास बात मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो जो रिफंड है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 1.79 ट्रिलियन दिया गया, और फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 2.03, यानी कि एक तरफ से आपका ग्रॉस कलेक्शन कम हुआ और रिफंड आपने ज्यादा दिया। और इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर आपका ग्रॉस कलेक्शन ज्यादा हुआ और आपने रिफंड जो है वो कम किया। तो नेट कलेक्शन जो निकल करके आया है, तो इसमें जो परसेंटेज चेंज हुआ था रिफंड्स में वो 13% का चला गया था, यानी कि 13% का चेंज रिफंड्स में बढ़ा है, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो नेट कलेक्शन है वो आपका निकल करके आया, फाइनेंशियल ईयर 20 में आपका 9.56 था, फाइनेंशियल ईयर 21 में आपका 9.18 है, तो -4% जो है ये कलेक्शन इसका डिप आया है। तो इसमें आप ये देखेंगे बीटिंग द ट्रेंड है। तो जो जुरिडिक्शन है सामने ईयर ऑन ईयर पे लिया है। तो जो नेट डायरेक्ट कलेक्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर बेंगलुरु से आपका 10% है, मुंबई से आपका 2.5% है, और जयपुर से आपका 2.2% है। तो ये आपको देखना चाहिए, बेंगलुरु, मुंबई और जयपुर, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट लगी, उसके बाद हम IT रिफंड्स पे भी बात कर लेंगे। तो इसके बाद जो IT जो इनपुट है जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स में ऐसी
ऐसी इसकी ज़रूरत बताई गई है, इसके लिए पैनल सेटअप किया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो केंद्र सरकार ने इनपुट्स लिए और इसके बाद अलग अलग क्वार्टर से लिए, जिसमें क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की बात की गई, जिसमें आपका सिडेशन यानी राजद्रोह के ऊपर भी बात हुई थी। इसके साथ जो है कि एक कमेटी इसके लिए बना दी गई है, ऐसा सरकार ने राज्यसभा में कहा है या राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है। अब हम आईटी रिफंड्स पे आ जाते हैं। तो आईटी रिफंड्स जो था आपका, ये 2.04 ट्रिलियन जो है अब तक इश्यूज किए जा चुके हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था। रिफंड्स जो हैं, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये बताया है कि जो अभी तक इश्यूज जो हैं 2.0304 की 2 ट्रिलियन के इतने रिफंड जो हो गए हैं, टू मोर देन अभी कितने लोगों को मिला है, 20.9 मिलियन टैक्स पेयर्स को। 1 मिलियन आपका 10 लाख, तो 20.9 मिलियन टैक्स पेयर्स को ये दिया गया है इस फिस्कल ईयर के अंदर। तो ये इनकम टैक्स की हमारी यहाँ हालत है। इसके बाद जो पर्सनल इनकम टैक्स का जो रिफंड है, ये आपका 73,607 करोड़ दिया गया है, और ये जो इशू किया गया है आपका 20.6 मिलियन टैक्स पेयर को। और इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट का जो रिफंड है, ये करीब करीब आपका 1,31,000 करोड़ का, यानी कि 1.31 ट्रिलियन का इशू हुआ है। और इसमें जो केसेस थे आपके 2,21,000 केसेस में ये दिए गए हैं। तो मैं फिर से इसको बताता हूँ, थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा हो जाता है। तो आईटी के जो रिफंड्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 2,04,000 करोड़ यानी 2.04 ट्रिलियन अब तक इन्होंने दिया है रिफंड के अंदर। और ये जो रिफंड है, ये करीब करीब आपके 20.9 मिलियन टैक्स पेयर को दिए गए हैं इस फिस्कल ईयर के अंदर। और इसमें जो है 20.9 में जो है आपका 20.6 जो है पर्सनल इनकम टैक्स के रिफंड है, जो कि राशि जो इकट्ठी होती है वो आपका आती है 73,607 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ है। इसके साथ साथ अब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स के जो रिफंड हुए हैं, वो 1,31,000 करोड़ का जो रिफंड दिया है, और ये कितने केसेस में दिया है, 2,21,000 केसेस में। ये जो आंकड़े हैं, ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो MEA है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ऐसा कि हाउस को बताया गया है, तो इसके लिए जो फंड का एलोकेशन है वो इनएडिक्वेट है। तो जो बजटरी एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के लिए, ये इनएडिक्वेट है, क्योंकि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आप एक्सटेंट देखें, उनका काम देखें, उनका मैग्नीट्यूड देखें, और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक आउटरीच की जो बात की जा रही है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो आपको बजटरी एलोकेशन है, इसका अभी कम है। तो रिपोर्ट ने ये जो थी, ये दोनों जो ये रिपोर्ट थी कमेटी की, हाउस पैनल की, हाउस पैनल की रिपोर्ट थी, इसमें आप ख्याल रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट थी, ये हाउस पैनल की जो रिपोर्ट है, ये कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स थी, और इसको टेबल किया गया है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आती है बात PNB को लेकर के, हम बात कर लेते हैं। इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है PNB कार्ड्स और सर्विसेज को, क्रेडिट कार्ड बिज को, क्रेडिट कार्ड बिज के लिए, यानी कि PNB ने अपने को इनकॉर्पोरेट किया है। PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज को किस लिए किया है, क्रेडिट कार्ड बिज के लिए किया है। तो जो एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से ये होल ओन्ड सब्सिडरी थी आपके PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज, PNB कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड रादर, इसको हम ऐसा कहें। तो ये जो डील करती थी बैंक्स के जो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज थे। तो ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि किससे डील करते हैं। तो ये आप बताएंगे PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जो है, ये डील करते हैं बैंक की, यानी कि PNB की नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज। मैं फिर से कहता हूँ, PNB की जो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज से ये डील करते रहे थे और रिलेट करती थी क्रेडिट एंड बिजनेस को। तो PNB ने इसे एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बस इसमें यह था कि क्या करते हैं ये बैंक के जो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज को, उनको देखते थे ये। इसके साथ साथ हम वैक्सीन की थोड़ी सी कोविड की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो है 6.5% वैक्स का वेस्टेज है। तो ये वैक्सीन वेस्टेज वैक्स VAX कहा जाता है इसे। तो वैक्सीन वेस्टेज जो है ये 6.5% निकल करके आई है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो ऐसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये अर्थशास्त्र के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर चीज में आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरीके से रॉबिन्स की डेफिनेशन है कि आपके पास हमेशा जो स्केर्स होगा और आपकी जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या कहते हैं अनलिमिटेड होंगे, तो रिसोर्सेज उनको पूरा करने के लिए हमेशा स्केर्स होंगे, तो उसको करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो इसको आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थशास्त्र में बहुत पढ़ते हैं इसे। तो इन्होंने कहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और रिड्यूस करें वेस्टेज को। जो अभी जो आंकड़ा निकल कर आया 6.5 निकल करके आया है, ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी का कहना है। तो काफी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है हायर वेस्टेज। जिस तरीके से तेलंगाना की हम बात कर लेते हैं, ये जो है ये लूज कर रहे हैं 17.5% ऑफ वैक्सीन्स। तेलंगाना 17.5%, आंध्र प्रदेश 11.6%, उत्तर प्रदेश जो है 9.4%। तो गवर्नमेंट ने और इन सबका एवरेज निकल कर 6.5 निकला है। तो तेलंगाना 17.5% है, आंध्र प्रदेश आपका
आपका 11.6% वेस्टेज है, उत्तर प्रदेश आपका 9.5% वेस्टेज है, 9.4% वेस्टेज है। और तो सरकार ने ये कहा है कि जो उन्होंने जो 75 मिलियन डोजेस जो कोविड वैक्सीन की जो सारे स्टेट्स में बांटी है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहना है। तो कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अपने वैक्सीन सप्लाई को, जिसमें आपका इन्होंने जो नाम लिया है वो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इन्होंने नाम खास तौर पे लिया है। और इसके साथ साथ ये किया कि जहां पर जो वेस्टेज है आपकी 2% से कम है, तो ये इनको सीक्वेंस बताया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अरेंज करें तो तेलंगाना जो है सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश उसके बाद उत्तर प्रदेश। तेलंगाना में फिर से बताता हूँ आपको 17.5% वेस्टेज, आंध्र प्रदेश 11.6% वेस्टेज, उत्तर प्रदेश आपका 9.4% वेस्टेज, और जो 2% से कम है वो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? 75 मिलियन जो डोजेज हैं जो केंद्र सरकार ने राज्यों को दी है। इसके साथ साथ जो है जो इसमें जो है कि इंक्रीज करने की बात की जा रही है, डोसेज का जो इंटरवल है ये 4 से 8 हफ्तों के अंदर इसको कोविशील्ड वैक्सीन जो है आपका इसको जो है बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नीति आयोग के जो मेंबर हैं वीके पॉल इनका कहना रहा है। तो इन्होंने एक तरीके से इंटरिम एडवाइस के तौर पर इसको जारी किया है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है इम्यूनाइजेशन के ऊपर, तो इसको इन्होंने कहा है कि उसमें फिलहाल अभी ऐसा कोई चेंज की बात नहीं की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आंकड़े आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कैसे लगाएं इसे, तो आप हमेशा फिर महाराष्ट्र सोच लेंगे या कुछ सोच लेंगे, तो आप इसको ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो परसेंटेज ऑफ कोविड वैक्सीन वेस्टेज है, मैं आपको बिल्कुल एक बार फिर से इसको रिकैप कर देता हूं। तेलंगाना 17.6%, आंध्र प्रदेश 11.6%, इसमें कुछ और राज्य भी ले रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश आपका 9.4%, वेस्ट बंगाल जो है आपका 4.8%, हिमाचल जो है आपका 1.4%, कर्नाटका आपका 6.9%, JNK आपका 6.6%। वेस्टेज की बात कर रहे हैं हम या वैक्सीन वेस्टेज की। और जो इसमें इंडिया का जो ओवरऑल है वो 6.5% है, राजस्थान का आपका 5.6 है, असम आपका 5.5 है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी 5.4 है, गुजरात 5.3 है, बिहार आपका 4% है। अरे बिहार आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आपको लगेगा सब ज्यादा वेस्टेज होती है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखिएगा बिहार ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु आपका 3.7%, त्रिपुरा 2.2% और उत्तराखंड 1.6%। तो सबसे अच्छा जो है इसमें जो वेस्टेज नहीं करने का काम है वो हिमाचल प्रदेश 1.4%, उसके बाद उत्तराखंड 1.6%, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और ये लिस्ट जो है ये आपको अरेंज करने को कहा जा सकता है। तो इसमें बिहार जो है उसने बहुत अच्छा काम किया, 4% के ऊपर 4% तक उन्होंने अपना वेस्टेज को सीमित किया है, जबकि तेलंगाना 17, उत्तर प्रदेश आप ये देख लीजिए, और उसके साथ साथ आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए 11.6%। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हाई ग्रोथ की जो बात की जा रही है डेप्थ ट्रैप की, जो हम शुरू से कह रहे थे कि डेप्थ ट्रैप जिस तरीके से होगा, तो फाइनेंस का जो पैनल है, फाइनेंस पैनल ने इंडिकेट किया है कि जो टोटल डेप्थ है ये हमारी 90% ऑफ जीडीपी जो है ये टच कर सकती है। और मैं आपको एक फॉर रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, जब ग्रेट रिसेशन आया था उस वक्त जो अमेरिका की जो जीडीपी थी उसका जो डेप्थ था वो 148% के करीब था। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर है कि हमें अपनी डेप्थ पे भी एक नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो बोरोइंग्स होंगी वो चुकाना तो है ही, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी बढ़ जाएंगी, तो उसके एक इम्प्लीकेशन है। मैंने डेप्थ पे पूरा एक लेक्चर बनाया, प्लीज देखिएगा उसे। तो इसके बाद फाइनेंस पैनल के अंदर जो है कि इंडिकेट किया है इन्होंने कि जो है 90% ऑफ जीडीपी टच किया जा सकता है। और लोकसभा ने जिस तरीके से एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया है 17 मार्च के दिन, तो उसमें बुलेटिन पे भी हम आएंगे अभी, तो इसमें जो क्रूशियल इश्यूज था जो सरकार को जिनसे दो चार होना पड़ेगा, उसमें आपका पहला आएगा कि हाई डेप्थ ट्रेजेक्ट्री जो है, इसका जो एक्सपेंडिचर बूस्ट है विलेंटिल और फिस्कल डेफिसिट का जो बढ़ावा, उस पर हमने पूरा लेक्चर सीरीज की है। इनफैक्ट जिस तरीके से 2024-25 तक कोई हालात संभल, तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर एक तरीके से सरकार ने उसको साइड पे रख दिया है, तो इससे डेप्थ भी बढ़ेगा। तो मीडियम टर्म की जो फिस्कल पॉलिसी होगी जो सरकार की, उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो पार्लियामेंट में टेबल करने की बात की गई थी। उसके बाद जो यूनियन बजट के साथ, तो इस तरीके से जो डेप्थ ट्रेजेक्ट्री है ये एक तरीके का नया FRBM लॉ की तरफ ये इशारा करते हैं। ये तमाम बातें हमने पहले लेक्चर्स में की हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इनकी जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थी वो, तो उन्होंने एक तरीके से एक रोड मैप दिया था डेप्थ ट्रेजेक्ट्री का सेंटर स्टेट्स और ये जो है आपका स्टेट्स में। और मैं आपको बताता चलूं फॉर रिकॉर्ड कि जो स्टेट्स हैं, जो हमारी राज्य सरकार है, इनका अगर आप कलेक्टिव देखें, इन पे जो कर्जा है वो करीब करीब 55 लाख करोड़ के ऊपर का आसपास का कर्जा है। उत्तर प्रदेश मतलब बहुत मैसिव मैसिव कर्जे हैं। तो अगर ये देखें तो और स्टेट के जो रेवेन्यूज हैं वो तो ऑलमोस्ट निल हैं। एक तरीके से लिक्विड हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया आपका, और ये पेट्रोल पे हो गया, तो ये इनके मेन स्रोत हैं। तो आप ये देखें स्टेट्स की फाइनेंस की हालत जो है सुधरने वाली नहीं है, केंद्र सरकार का खजाना वैसे ही खाली है। तो इन तमाम चुनौतियों से जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस थी, इस पर मैं एक सेपरेट और बना दूंगा, जो एनके सिंह जी ने एक तरीके से अभी दी थी जिस दिन बजट
बजट हुआ था उसी के आसपास ये रिपोर्ट आई थी। तो इसके साथ साथ जो है उसके बाद इनमें काफ़ी बातें हुई हैं। तो इनके साथ जो इन्होंने टिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 की जो इसमें बात की थी, तो रोड मैप ने कहा क्या था मोटा मोटा, तो इंडिकेट किया था कि जो टोटल डेप्थ है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, ये राइज कर सकती हैं 89.8% जीडीपी का करंट फाइनेंशियल ईयर में, और इसको जो है ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाना चाहिए 85.7% बाय फाइनेंशियल ईयर 26। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारी जो है कि जो हमारा जो डेप्थ है ये 85% जो सेंट्रल और स्टेट का मिला के 85% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 तक, यानी 2025-26 तक। इसमें यानी कि अब इसका जो इम्प्लीकेशन अर्थव्यवस्था में पड़ेगा वो भयावह स्थिति की तरफ ले जाएगा, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी एक रीजन होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स का बढ़ जाना, बैंक दरों का नहीं होगा, और इसमें इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्वेश्चन बनेगा, उस पर एक सेपरेट फीचर किया जा सकता है। बिल्कुल प्योरली एकेडमिक सेंस में अर्थशास्त्र के हवाले से हम उस पर डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अप्रोप्रिएशन बिल की, जिसको हम शुरू से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया है और ये 17 मार्च को पास हुआ है। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो था, एक तरह इन्होंने, इससे क्या होता है कि बेसिकली जो सरकार है इसको एक ऑथराइजेशन मिल जाती है फंड्स को ड्रॉ करने के लिए। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये फंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन जो इसके प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स के लिए। तो ये कहाँ से किया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल पास, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये लिया जाता है, इसको पार्लियामेंट से ऑथराइज कराना होता है, और इसके साथ साथ लोकसभा प्राइमरीली, और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रही हैं, हमने कल ही बात की थी किस तरीके के मैसिव प्रोजेक्ट्स उनको हमने बताया था कि ब्रिजेस कितने हैं, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कल का लेक्चर प्लीज देखिएगा। इसके बाद जो है हमने ये भी कहा था इसमें, अब ये जो है कि इस जो करीब करीब इससे क्या होता है कि 2/3 जो है जो एक्सरसाइज है अप्रूवल के लिए फॉर बजट के लिए ये 2021-22 के लिए 2/3 जो है इसका मिल जाता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये ऑथराइज करता है पेमेंट्स के लिए, और अप्रोप्रिएशन जो स्पेसिफाइड सम होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, एक तरीके से जिस तरीके से वित्त मंत्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो बिल जो है अब ये पास कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हम ये बात क्यों कर रहे हैं उसका जो आधार है अब ये आएगा, गुलेटिन आएगा उसमें। तो जो बिल है ये वॉइस वोट से अप्रूव हुआ है। जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने जो गुलेटिन के प्रोसेस अप्लाई किया, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है या कोई, ये हमेशा होता है, काफी बार होता है। तो गुलेटिन का करके वॉइस वोट से, क्योंकि जब इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं होता तो हम इस पे आएंगे डिटेल से कि ये होता क्या है। तो इसके बाद जो होगा, जिसके बाद जो हुआ कि जब उन्होंने गुलेटिन लगा दिया उसके बाद ये वॉइस वोट से पारित हुआ। इसके बाद उन्होंने आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स वेदर उन्होंने डिस्कस हुआ नहीं हुआ, तो इन सबको वोट के लिए पुट किया गया और पास करा दिया गया। तो इसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन बिल जो था ये जो होगा एक कंसिडरेशन के लिए इसमें इसको लिया गया, और इसके बाद ये लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया। तो लोकसभा विल नाउ डिस्कस, एक तरीके से इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंस बिल पर डिस्कस करेगा जो एसेंशियली कंटेन करेगा सरकार के टैक्स प्रपोजल्स। तो ये अब जो बात होगी फाइनेंस बिल पे जो बात होगी उस पर सरकार के जो टैक्स प्रपोजल्स होंगे उन पर बात होगी। और एक बार फाइनेंस बिल जब पास हो जाएगा तो बजट की एक्सरसाइज जो 5 चरणों की होती है, हमने जब बजट का लेक्चर किया था उस पर मैंने आपको सारे चरण एक्सप्लेन किए थे। तो बजट की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। अब इसमें सवाल आता है कि गुलेटिन है क्या चीज। तो ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस के लिए जीएस पर्सपेक्टिव में। तो अंडरस्टैंड अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से 17 मार्च को ऑल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर गुलेटिन, ये काफी ज्यादा हेडलाइंस में रहा था। तो इसका क्या मतलब है, जो फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके अंदर अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो कंटेन किए गए थे कंसोलिडेटेड डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो स्पेंडिंग प्लान था ये आपका जो था 89.25 लाख करोड़ का था, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया। जो स्पेंडिंग प्लान है इसको वोट ऑन किया गया और इसको वॉइस वोट से पास किया गया, और ये जो सारा काम था ये आपका 30 आधे घंटे में 30 मिनट में हो गया। ये एक तरीके का अनयूजुअल स्टेप था, क्योंकि इसमें जो था अभी भी, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो सदन के आखिरी दिन में ऐसा किया जाता है, लेकिन अभी भी जो है इस तरीके से 3 हफ्ते बचे हैं एक तरीके से बजट सेशन के लिए, उसमें जिसको कहते हैं कि अभी है काफी वक्त, ये अनयूजुअल स्टेप था लेकिन बहरहाल ले लिया गया है। तो इसके साथ साथ तो गवर्नमेंट ने टेक्निकली जो है अपने राइट्स के अंदर इसको फास्ट ट्रैक किया है। किसका फास्ट ट्रैक किया है? अपने राइट्स के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को फास्ट ट्रैक किया है, और इसको अपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना ही था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी की आवाज को दबाया है, तो ये क्रिटिसिज्म होना ही था। इसके बाद इन्होंने अनफेयर कन्वेंशन, तो लिबरल, तो इसका अब बुलेटिन की जो हम बात करें, जो ओम बिरला ने जो स्पीकर ने इसको यूज किया, इसका मतलब बुलेटिन होता है एक तरीके से लार्ज, और इसमें तो एक तरीके का ब्लेड होता है भारी
लोहे का ब्लेड होता है जिसको एक डिकैपिटेटिंग जैसे किसी पर्सन की एक तरीके से गर्दन एकदम से बिल्कुल एक तरह मतलब पुराने टाइम्स में, और इसका जो रेलिवेंस है उसमें आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा जाता है। जो किंग लुइस जो 16 थे आपके, उनके जो मैरी एंटोनियो जो थे, उनके गुलिटन के प्रोसीजर्स के तहत इनको जिस तरीके से मारा गया था। तो ये क्या कि जब इतना वक्त नहीं होता डिबेट्स का, डिस्कशन करने का, तो एक तरीके से उसको स्क्रफ बादी के उसको होल्ड करके और एकदम से उसको कर लिया जाए। तो ये गुलिटन टर्म वहां से प्रचलन में आया था। तो गुलिटन प्रोसीजर का तो बजट के अंदर और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के अंदर इसका क्या आधार है, तो गुलिटन का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है कि ये बंच टुगेदर कर देता है, सारी चीजों को इकट्ठा कर देगा, फास्ट ट्रैक कर देगा पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस को लेकर के। इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है। और ऐसे हम अगली तरीके से, अगर हम दूसरे लफ्जों में इसको आसान तरीके से समझना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो डिमांड एंड ग्रांट्स हैं, बिना किसी डिस्कशन के जब लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को आपको गुलिटन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल समझने के लिहाज से डिमांड फॉर ग्रांट्स एक तरीके से अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद जो है कि इंडिया के अंदर जो ये काम कैसे किया है, तो इसमें जब बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो पार्लियामेंट उसके बाद जो है रिसेस में चली जाती है। उसके बाद करीब करीब 3 हफ्तों के लिए उसके इस पीरियड के अंदर जो हाउस की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो हाउस की स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, इसको याद रखिएगा, ये जो सारे डिमांड्स और ग्रांट्स को एग्जामिन करती है डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय को। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हाउस पैनल की बात की थी, वो इसी सेंस में आप देखिए। इसके बाद जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं कि वो कितना चाहते हैं, सब मंत्रालयों से मांगा जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है। यानी कि काफी सारी एक्सरसाइज हमने डिटेल में बजट वाले लेक्चर में की थी। तो इसके बाद जो है आपका पार्लियामेंट जो है वापस रीसेंबल होती है। उसके बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है आपकी, जिसको BAC कहते हैं, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है ये शेड्यूल तैयार करती है और डिस्कशन होता है इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर। इसीलिए कहते हैं कि अगर सरकार बजट पारित नहीं करा पाती तो मान लिया जाता है कि सरकार गिर गई है। तो ये उसमें ये सरकार तो नहीं गिरने वाली, क्योंकि 303 का नंबर है, आंकड़ा बहुत मजबूत है। तो इसके साथ जो है तो इसमें जो तरीके से शेड्यूल किया जाता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को, तो इसमें जो क्योंकि अब टाइम की जो लिमिटेशन है और सत्र चलाने में कई सारे मुद्दे होते हैं, तो हाउस के साथ जो है इस एक्सपेंडिचर ऑफ डिमांड्स को सारी मिनिस्ट्रीज का नहीं ले सकते, क्योंकि मंत्रालय देखे तो भारी भर के मंत्रालय हैं, उन सबका एक एक करके डिस्कशन नहीं हो पाता। इसलिए जो है बिजनेस जो बैक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC जो है ये आइडेंटिफाई करती है इंपॉर्टेंट मंत्रालय को डिस्कशंस के लिए, और जो ये यूटिलाइज करती है उस वक्त को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि ये पॉलिसीज और वर्किंग मिनिस्ट्रीज को ये देख सकें। और इसके साथ साथ जो हाउस है इसमें डिबेट्स चलती हैं, तो स्पीकर जो है उसके बाद बुलेटिन लगा देते हैं, ताकि जो ऑल डिमांड्स फॉर ग्रांट जो है उसको वोट के लिए पुट किया जाए, एट वंस एक साथ पुट कर दिया जाए और उसे पास करा लिया जाए। तो यूजली जो ये तरीका होता है ये लास्ट डे एनमार्क्ड होता है, जिससे डिस्कशन ऑन बजट होता है। तो इसका जो इंटेंशन होता है वो होता है कि टाइमली पैसेज ऑफ बिल, मैं फिर से बोलता हूँ, जो इंटेंशन जो ये कार्रवाई की जाती है टाइमली पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल के लिए होता है। इसके बाद ये कंप्लीटिशन होता है, लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज होती है बजट के पास, तो इसके बाद इसे बजट की इसमें कंप्लीट मान लिया जाता है। इसके बाद जो फाइनेंस बिल पे चर्चा होगी, तो इस साल जो है एक तरीके से जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर काफी रोष चल रहा है, किसानों का मुद्दा हो या और कई सारे मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, और जैसे पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड है ये भी है, आंध्र प्रदेश का जो डिमांड है स्पेशल पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी वाटर को लेकर के जो झगड़ा चल रहा है, तेलंगाना की जो एक तरीके से कोटा लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो जिस तरीके से ये काफी सारे बिजनेसेस इसमें जुड़ गए हैं, तो उन सबके तो बुलेटिन इसमें लगना ही था। तो बहरहाल जो है इसमें अब हम ये समझते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल का इसमें रेलेवेंस क्या है। तो जो फाइनेंस बिल है और अप्रोप्रिएशन बिल है, एक तरीके से ये दोनों मनी बिल हैं, उससे पूछा भी जा सकता है। तो फाइनेंस बिल जो है ये अप्रूवल की तरफ देखता है पार्लियामेंट का, ताकि ये रिसोर्सेज को रेज कर सके। जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, हम टैक्सेस पे बात होगी पार्लियामेंट में, तो इसके बाद जो होगा ये कैसे टैक्सेस लगाए जाए, सेस लगाए जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है ये पार्लियामेंट से सीख करता है कि अप्रूवल मिल जाए इसे विड्रॉल किसके लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, जिसकी वजह से जो अप्रूवल्ड एक्सपेंडिचर्स फॉर गवर्नमेंट है, स्कीम्स के लिए है, उनके लिए आसानी हो जाता है। आपको बारीक फर्क समझना चाहिए, फाइनेंस बिल एक अलग बात कर रहा है, अप्रोप्रिएशन बिल एक अलग पर्सपेक्टिव के लिए है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो फाइनेंस बिल है एक तरीके से ये पार्लियामेंट का अप्रूवल देखता है, रेजिंग रिसोर्सेज टैक्सों के जरिए, सेस के जरिए, और जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये आपका पार्लियामेंट से अप्रूवल की उम्मीद करता है
कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको पैसा मिल जाए और ये अप्रूव्ड जो एक्सपेंडिचर्स हैं सरकार के उनको ये सुचारू रूप से चला सके। तो अब होता क्या है कि जब ये बुलेटिन अप्लाई हो जाता है तब क्या होता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है। तो जो सरकार है एक तरीके से फॉर्मली इसको इंट्रोड्यूस करती है अप्रोप्रिएशन बिल को, ताकि जिससे कि है कि ऑथराइजेशन मिल जाए, जो हमने शुरुआत में कहा था कि सरकार को केंद्र सरकार होती है कि वो अपने फंड्स को ड्रॉ कर सके कंसोलिडेट, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और एक बार ये बिल पास हो जाता है तो इसको जो कहा जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट कहा जाता है उसको फिर। और इसके साथ साथ जो होता है, इसके बाद जो वोटिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होती है, फिर उसके बाद जो है फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर चर्चा के लिए फाइनेंस बिल को लिया जाता है। तो इसमें जो डिस्कशन होते हैं, जो क्लॉजेज होते हैं फाइनेंस बिल के, और जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर वो कन्फाइंड हो जाते हैं या लिमिट हो जाते हैं आपके टैक्स प्रपोजल्स को लेके। और एक बार ये इसका फाइनेंस बिल आपका पास हो जाएगा, इसके बाद ये एंटर्स कर जाएगा आपका फाइनेंस एक्ट में, और उसके बाद मान लिया जाएगा कि आपका जो बजट है वो अप्रूव हो गया। इसमें फिर वो टोकन कट वगैरह जो अपोजिशन के होते हैं उस पर भी हम बात किए हैं पहले, फिर से कर लेंगे। तो इसके बाद जो है कि जब वोटिंग ऑन दिस बिल जो गवर्नमेंट के साथ जा रहे होते हैं, ये सारी चर्चाएं चल रही होती हैं, इसके बाद इसको एक तरीके से वोटर नो कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। तो अगर ये गिर जाता है, सरकार से पारित नहीं करा पाती है, तो मान लिया जाता है कि सरकार गिर गई है। तो बहरहाल जो है ये तो काफी सशक्त सरकार है, तो ये नहीं करनी, इसमें कोई ऐसा संकट नहीं है। तो नंबर सरकार के पास बहुत बड़ा है, 272 चाहिए, लेकिन 303 तो उनका खुद का है, तो उसके बाद एलाइड मिला के 350 के करीब हो जाता है, 346 के करीब। तो जो सरकार के पास एक तरीके से, तो ये इसका टेक्निकल पहलू मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सरकार गिर गई, इसमें क्या सरकार जो है वो गिरा है, अगर पास नहीं करा पाती, बजट गिर जाता है, तो उसको मान लिया जाता है कि अब इलेक्शंस होंगे। तो इसके बाद जो है एक तरीके से कोalition पॉलिटिक्स के अंदर ये थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईडीबीआई की। आईडीबीआई का क्या इसमें है, तो आईडीबीआई ने जो तरीके से जो उनके लोन्स को लेकर के इस पर काफी चिंता जताई जा रही थी, तो इनके जो सीईओ हैं इन्होंने ये कहा, राकेश शर्मा, इन्होंने ये कहा है कि अब हम बहुत सेलेक्टिव होंगे सीईओ के लोन्स देने के लिए। जो एनपीए का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है, तो हमने ऐसे फ्रेम किया है क्रेडिट पॉलिसीज को, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को, कि वो दोबारा एनपीएस की प्रॉब्लम रिकर नहीं होगी। लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन आईडीबीआई के संकट में है। तो इन्होंने कहा है कि हमने अपना मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप को मजबूत किया है, स्ट्रेंथन किया है, और अब ये जो है बिजनेस को जो है कैलिब्रेटेड मैनर, ये कैलिब्रेटेड टर्म भी बहुत शास्त्र में यूज होता है, कैलिब्रेटेड मैनर में हम इसको आगे ले जाएंगे, ताकि जो हमारा 8 से 10% जो फर्स्ट ईयर के अंदर उससे ज्यादा ना हो। तो बैंक ने ये भी कहा है कि इंडस्ट्री वाइज लिमिट्स इसमें पुट करी जाएंगी, और रिवाइज किया जाएगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं बैंक की, तो काफी कुछ इस बैंक में होने वाला है, उनके सीईओ की तरफ से ऐसा कहना है। और ये जो है आपके राकेश शर्मा, इन्होंने ये भी कहा है कि जो बैंक जो इंडस्ट्री वाइज जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, और एक तरीके की काफी जो पीएससी का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत ही एक्सरसाइज की जा रही है, वर्टिकल्स एंड प्रोसेसेस। तो ऐसा जो है इन्होंने इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ रहे थे, कौन से बैंक ने मैकेंसी को हायर किया है, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म मैकेंसी को हायर किया गया है, तो सही जवाब होगा आईडीबीआई, इसलिए मैंने ये न्यूज रखी थी। इसके बाद हम कोलैब केस की जो हम बात कर रहे थे, एनएससी सीओएलओ, एनएससी, अरे मैं तो आई एम सॉरी, हम स्लाइड्स आगे बढ़ाना ही रहेंगे। इसमें जो हम इसमें कर सकते हैं, हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इन्होंने किस तरीके से इन्होंने चीजों को लिया है। जो नेशनल एक्सचेंज जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब इसमें जो चल रही थी, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो अप्रैल तक जो है वो पूरी कर ली जाएगी, और इसके साथ साथ जो होगा एक तरीके से ये इसमें रिपोर्ट किया जाएगा। तो जो को लोकेशन केस है, बेसिकली सीओएलओ इसको कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कोलो केस इसको कहा जाता है, को लोकेशन केस है। इन्होंने अपने सर्वर्स लगा दिए थे, तो उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा अगले मंथ तक, ऐसा कहना है। तो इसमें ईडी जो है वो ये देखेगी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब जो चल रहा है एनएससी के अंदर, उसके मद्देनजर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। पर इस साथ साथ जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक्सचेंज की रीसेंट ट्रेडिंग जो अभी हुआ है एनएससी पे, मैंने पूरा फीचर बनाया था कि कैसे जो दो टेलीकॉम जो बैठ गए थे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, जो शॉर्ट सेल और जिस तरीके से इन्फॉर्म है वो पूरा लेक्चर बनाया, प्लीज देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा। उसमें रिपोर्ट भी सॉर्ट की गई है सेबी की तरफ से, सेबी को एक तरीके से उसमें जवाबदेही इसमें देनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट का, निवेशकों का जो भरोसा है उसको ये बिल्कुल मजबूत नहीं करता, उनको उल्टा रिस्क में डालता है। तो जो प्रोब था एक तरीके से ये कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसमें जो केस था अप्रैल तक ये होने की उम्मीद है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं वो सरकार को सबमिट कर दी जाएंगी। तो जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट होगी वो भी उसके बाद फाइल कर दी जाएगी। तो जो सस्पेक्ट्स हैं जिनको इलीगल इसका फायदा हुआ है और किस तरीके से जो पैसे को एक तरीके से
इन्होंने स्पिन ऑफ किया है, इसलिए इसमें ईडी का इसमें ज़्यादा दखल हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो फाइंडिंग्स निकलेंगे सीरियस और सब्सटेंशियल हैं, तो किस तरीके से इसकी जो रिपोर्ट का इंतजार है, तो सेबी रिपोर्ट जो है ट्रेडिंग हॉल्ट किस तरीके से होगी उसका भी फाइनेंस मिनिस्टर को इंतजार है। तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। इसके साथ साथ हम CAIT की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इसमें बस 2-3 न्यूज़ इसमें बची हैं। एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो CAIT यानी कि आपका कॉन्फेडरेशन फॉर इंडिया ट्रेडर्स है, इन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार से इन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट की है, या इन्होंने आर्ग्यू किया है, या इन्होंने अर्ज किया है, रादर हम तो रिक्वेस्ट ही कहेंगे, तो इनिशिएट कर लिया जाए ताकि स्ट्रिक्ट इन्होंने एक्शन की वकालत की है और इमीडिएट प्रोसीडिंग्स की, जिस तरीके से ई कॉमर्स के जो बड़े बड़े जैसे बिजनेस हाउसेस हैं, जिसमें आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका ये किस तरीके से एफडीआई पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट में एक कठोर एक्शन लिया जाए। तो ये एक पहली फाइंडिंग है। इसके बाद CAIT जो रिप्रेजेंट करती है 80 मिलियन, 1 मिलियन आपका 10 लाख है, 80 मिलियन रिटेल स्टोर्स इंडिया के, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ साथ एसोसिएशन, इनके जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, जो मैंने कल भी लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया था, DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट, ये 3 दिन की जो चल रही है इनकी मीटिंग, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के साथ जो मीटिंग थी उसमें यह कहा गया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो डिपार्टमेंट जो है DPIIT जो है, ये एक तरीके के स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस ले रहा है, और किस पे ले रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स के अंदर, उस पर ये बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की। तो इन्होंने कहा कि इंडिया की जो हालत है वो थोड़ी वल्नरेबल, उन्होंने टर्म यूज किया है। तो एशियन की जो इकोनॉमीज हैं ये थोड़ा बेहतर प्रिपेयर कर रही हैं जैसे इंसिडेंट्स, लेकिन इंडिया की और फिलीपींस की खास तौर पे इन्होंने कहा है कि इस वक्त इसमें ज्यादा संकट गहरा हुआ है, ऐसा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है ये सब। तो इन्होंने ये कहा है कि एक तो इनके अंदर एक इन्फ्लेशन का राइज देखा गया है, जिसकी आप लगा सकते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस को लेकर के जो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की गई, तो उसका एक है 100 पेट्रोल हो गया था, उसके पार भी चला गया था इनफैक्ट। तो जो उसके बाद डीजल ड्रिवन इकोनॉमी 45% है, तो इनके मुकाबले स्टैंडर्ड पुअर्स का ये आकलन आया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो रियल पॉलिसी रेट्स हैं ये बिलो लॉन्ग रन एवरेज लेवल्स है। तो ये पूछा जा सकता है, जिससे क्या है कि जो रिटर्न्स हैं, जो रिटर्न बफर्स के तौर पर, उसको इसका जो रिटर्न की तरफ बफर होता था उसको इसने कम करने का काम किया, या इरोडिंग का इन्होंने काम किया है। तो जो कैपिटल है इसके लिए जो है कि ये बहुत तेजी से बाहर जाएगी। और इसके बाद जो सेंट्रल बैंक हैं, तो इनको अपनी जो पॉलिसी रेजिंग पॉलिसी रेट्स की जो है एक तरीके से अपनी पॉलिसी रेट इनको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो कैपिटल है वो बाहर फ्लाई कर जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड पुअर्स का मानना है। तो इसके बाद जो है इन्होंने ये भी कहा था कि एक जो फैक्टर है, जो दोनों इंडिया और फिलीपींस की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो करंट अकाउंट्स हैं ये स्ट्रॉन्गर हैं और रिलेटिव नॉर्मल लेवल से, इन्होंने ये इसको भी इस पर जोर दे के कहा है। तो इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन क्योंकि हाई है, तो जो ये 2020 के अंदर ये रहा है, तो RBI का जो टारगेट था, जो टारगेट जो था 6% का, जो इन्होंने कहा था कि हम 2 से 6 के बीच में, तो एवरेज 4 के, तो उस पर हमने किया था फीचर, आप देखिएगा। तो बहरहाल जो है स्टैंडर्ड पुअर्स का ये इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक है इसके बाद। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मार्च एंड में जो एक तरीके से फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो जंप कर गया है। क्यों जंप किया है? क्योंकि बैंकों ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है डॉलर को, डॉलर के लिए रुपीज को, तो एक तरीके से रुपये के लिए डॉलर को। तो एक तरीके से ये देखा जाता है कि डॉलर के लिए डॉलर, इसमें कन्वर्ट डॉलर फॉर रुपीज, यानी कि अपने जो है एक तरीके से जो फॉरवर्ड रेट्स हैं आपका मार्च और अप्रैल में एक तरीके से ये बढ़े। फॉरवर्ड रेट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली बढ़े थे, जो एक पिक्युलर फिनोमिना है बैंकों का, ताकि जो इन्होंने बैंक जो है कन्वर्ट करते हैं अपनी डॉलर होल्डिंग्स को रुपीज के अंदर। इससे जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि हायर रुपी डिपॉजिट्स हो जाएंगे, और जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो बैंक जो है डॉलर्स को एक तरीके से मार्केट के अंदर सेल करेंगे, ताकि रुपी की लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके या उसको मुहैया कराया जा सके। तो इसके बाद जो होगा, जब नया फिजिकल ईयर स्टार्ट होगा, ये हमेशा एक्सरसाइज होती है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जब नया फिजिकल ईयर जब स्टार्ट होता है तो कुछ बैंक जो है वो डॉलर वापस लेते हैं और रिलीज करते हैं रुपीज लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं कि जब उसके बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर होगा तो फिर से डॉलर को बाय किया जाएगा। तो जो ट्रांजेक्शन जो होगा ये स्वैप के थ्रू किया जाता है। तो पूछा जाता है किसके थ्रू होता है, तो स्वैप्स के थ्रू ये किया जाता है, और जिसमें बैंक जो है वो डॉलर्स को बेचते हैं स्पॉट मार्केट के अंदर, और डॉलर को फिर बाय करते हैं आपके फॉरवर्ड्स के अंदर अप्रैल में। तो ये एक्सरसाइज है बैंक की, आपको ये ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये स्वैप्स के अंदर होता है, और डॉलर को बेचा जाएगा स्पॉट मार्केट के अंदर, और वापस अप्रैल में खरीदा जाएगा आपका फॉरवर्ड्स के अंदर। तो ये जो होगा ये एक तरीके से जो ये पुश करता है, एक तरीके से प्रीमियम को पुश कर देता है, ये आगे बढ़ा देता है, तो अप्रैल के लिए बढ़ा देता है। तो इस साल जो है जो प्रीमियम जो है अप्रैल के लिए एक तरीके से ये 6.5% को शूट कर गया है। तो ये जो है एक तरीके से सिग्निफिकेंटली हायर है थोड़ा। और इसमें जो नेक्स्ट जो
स्पॉट नेक्स्ट है जो डॉलर रुपये के लिए जो मार्च में था वो करीब करीब 14 पैसे के था। और तो इससे हुआ क्या है कि जो ये 14 पैसे हो गया है, जबकि यूजुअली जो है हर साल जो है 7 से 8 पैसे का होता है, तो ये 6 पैसे का जंप इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसके साथ साथ जो ये एक तरीके से नॉर्मल कोर्स एक तरीके से इसको कहा जा रहा है। तो स्पॉट रेट जो है जो ये जो होना चाहिए बेसिकली ये 1 पैसा होना चाहिए थियोरेटिकल अर्थशास्त्र के हिसाब से। तो लेकिन हाउएवर जो है कि इसमें जो बात निकल करके आई है वो ये है कि अप्रैल और मई के अंदर ये प्रेशर जो है ये और ज्यादा दिखेगा, और अप्रैल 2 के बाद जो प्रीमियम जो है ये जंप कर सकता है 28 से 29 पैसा। तो जो होगा 14 पैसा आपका 31 मार्च तक, अप्रैल एंड के तक, और इसके बाद जो प्रीमियम हो जाएगा आपका वो आपका 53 पैसा हो जाएगा। तो ये जो है हम इसको सेपरेट फीचर में समझाएंगे कि ये मार्केट में कैसा होता है, क्योंकि लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो बहरहाल जो है ये जो गणित है इसका आंकड़ों का आपको ये समझना चाहिए, खास करके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस के लिए। मैं इस पर बिल्कुल डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको आपको उसमें समझाऊंगा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इसके लिए ये होता कैसे है, इसका बैंक इसमें क्या रोल है, आरबीआई का इसमें क्या रोल है, तो जो इस तरीके से ये कब किया जाता है। तो ये एक तरीके की नॉर्मल एक्सरसाइज माना जाता है, लेकिन इस समय जो प्रीमियम जो है आपका 53 पैसे जंप कर जाएगा। तो बहरहाल जो इससे होगा, चलिए आपको थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा फिर से लेक्चर लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।